हमास के तर्जुमान खालिद कुदूमी साहब ने। थैंक यू सो मच खालिद कुदूमी फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले इनिशियल हम आप चाहेंगे किस तरह ये मालूम हुआ इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक, क्या वाक़यात और क्या हालात थे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खालिद साहब, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जाहिर है कि ये वाक़या इतना मज़मूम है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और जाहिर है कि इसके ऊपर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी आलमी बरादरी में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। लेकिन बात यह है कि खालिद कुदूमी साहब हमास के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो इस वाक़े की हम मजम्मत ज़ाहिर है कि करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो रूनमा हुआ, इस वाक़े से मुतालिक आपको हमास को खबर कैसे मिली? ईरान की जानिब से आगाह किया गया, क्या तरीक़ेकार रहा, और क्या अभी तक मजीद पता चल सका इससे मुतालिक? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके हैं और आपका सेंटिमेंट्स का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही हम कहते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको और इनके खानदान को जी 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 हेलो जी जी खालिद साहब, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ जी आप इनको अल्लाह ताला के आप इनकी शहादत को कबूल फरमाएं। हाँ जी, और आप लोग जानते हैं कि शेख इस्माइल हानिया साहब इस तूफान के दौरान है। इनके खानदान में जाती लोग तकरीबन कोई 79 शहीद हुए थे, जिनमें से 2 बेटे हैं और इनके अपने अहबाब भी हैं। और हम लोग डेलीगेशन में थे कि तेहरान के लिए आपका इधर भी पाकिस्तानी डेलीगेशन भी आया हुआ है, सारे लोग भी आए हुए हैं दुनिया से ओस के इवेंट्स के न्यू प्रेसिडेंट है ईरान का। तो हम के मरासिम की बात है कि अपना ये हमला हुआ थे हानिया साहब के अपनी जगह पे हैं और वहाँ इन्होंने शहीद कर दिया। अच्छा, तो ये ड्रोन अटैक था, किस तरह का हमला था? ये अभी तफसीलात है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन की बात है कि मुनासिब होगा। इस वक्त है कि ये सहीयूनी मुजरिम ने वो गलती बहुत किया है कि जी वो इस्माइल हानिया साहब को शहीद कर दिया है कि एक्चुअली इन्होंने हमला किया पूरे मुसलमानों पे, पूरे फलस्तीनों पे, क्योंकि इस्माइल हानिया भाई जो है ना वो सबका लीडर था। तो थ्रेट्स थे ऑलरेडी इस तरह के क्योंकि वो तुर्किया में रहते थे, कतर में रहते थे और टारगेट किया लेकिन इसराइल ने ईरान में, तो कोई सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट्स थे? और देखिए सिक्योरिटी थ्रेट की बात नहीं होती है, वो बात होती है कि जी ये क्राइम है, कानून के खिलाफ है। एक इज्जतदार सोवरेन मुल्क के अंदर वायोलेट करके इंटरनेशनल लॉ को और कानून को और मर्जों को, ये इसराइल का नेचर है। और आप खुद जानते हैं कि जी मुज़ाकरात भी होते थे, दावा करते थे कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। दरअसल बात है वो मुजरिम है, वो क्रिमिनल है। ये इसराइल का असली चेहरा है कि वो जो बातचीत को समझते नहीं है बल्कि है कि खून और मजीद करना चाहते हैं। ये असली चेहरा है इसराइल का। अच्छा खालिद कुदूमी साहब, आप हमास के तर्जुमान हैं और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान में भी, तो ये ज़रा बताइएगा कि जाहिर है कि इसराइल की जानिब से तो मुजरमाना फेल है, लेकिन ये मामला आपने इनिशियल लेवल पर ईरानी अथॉरिटीज से उठाया है कि यहाँ पर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ईरानी क़यादत की थी, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, ईरान की सिक्योरिटी। अगर आप इजाजत दीजिए मेरे भाई, जी। ये इस वक्त है कि ये बात होता है कि जी इस क्राइम का क्या जुज़ियात है, इस क्राइम का दुनिया ने क्या करना चाहिए, बजाय कि जी हम उसी डिटेल में जाना है जो अभी भी अर्ज किया था है कि जी इन्वेस्टिगेशन के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। हमें ये करना चाहिए कि जी मुसलमान मुल्क है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो कानून को समझते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं, वो क्या करने वाले हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है फलस्तीन का, एक सिविलियन पर्सनालिटी है, जो एक इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन फिगर है, उसको इसको असैसिनेट कर दिया है इसराइल ने। तो इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट जो इन्होंने कानून डिक्री को सादिर कर दिया इसराइल के खिलाफ,
यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्री सादर किया था इसराइल के खिलाफ, अब आगे हमने क्या करने वाले हैं कि जब इन्होंने ये भी गुस्ताखी किया, ये भी सारे रेड लाइन को वायोलेट करके, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करने वाला है? अच्छा, लेकिन आपकी ईरान से क्या एक्सपेक्टेशन है? उन्होंने तो कहा है कि जी इन्वेस्टिगेशन होगी, बट व्हाट डू यू थिंक? ये आप ईरान से पूछे। इस वक्त हम अज़ा के अंदर हैं, इस वक्त के हम सब भाई हैं, बहन हैं, हम सब मुसलमान हैं। हम चाहते हैं कि ये दुनिया को पता चल जाए कि इसराइल का असली चेहरा क्या है। तो जाहिर बात है हम मैदान में हैं, हम तहरीक मुज़ाहमत हैं, हम जंग में हैं कि इसराइल के हमारा अपना आप दिफा करने में इसराइल के खिलाफ बिलाशुबा। अच्छा खालिद साहब, अब ये आपको लगता क्या है कि चलें आप ये कह रहे हैं कि आलमी कम्युनिटी को, लेकिन अब तक जो हमारा किरदार रहा मुस्लिम ममालिक का भी और बैन अवी कम्युनिटी का भी, उससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि हम फ़लस्तीन में देख रहे हैं, हम गजा में देख रहे हैं, हर रोज़ मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को मारा जा रहा है। फिर बैरूत में जिस तरह से हमला किया गया, वहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा गया, यहाँ पर इस्माइल हानिया साहब को जिस तरह से शहीद किया गया, तो हमारा मुस्लिम उम्मा का रिस्पांस आप समझते हैं ठीक है इन सारे वाक़यात पर और बैन अवी बरादरी का भी? देखिए, अभी फिलहाल के जो हमने देखा है, इस मुबारक खून की वजह से पूरे आलम का पोजीशन है और नैरेटिव चेंज हो गया। अब इसराइल को पूछा जाएगा, और इसराइल के खिलाफ लंदन और अमेरिका के अंदर लोग निकले हुए हैं। आपको निकलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। इस्माइल भाई ने 3 अगस्त को अनाउंस कर दिया है कि गजा का दिन मनाया जाएगा है, शहीद होने से पहले फलस्तीनी असीर का दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इसराइल ने फलस्तीनी उसरा के साथ गुस्ताखी भी किया है। हम तो जंग में हैं, हमको अब ये जो हालत है, हम क्या करने वाले? फलस्तीनी लोग हैं, खबर अव्वल दिफा है, मुस्लिम उम्मा के मुकद्दस अमन के में लगे हुए हैं। अब आगे वाकई जिस तरह आपने सवाल पूछा, वाकई मुस्लिम उम्मा को जवाब देना चाहिए कि क्या करना है। मेरी उम्मीद है कि इस मुबारक खून है, इस शहीद का और इसका जो हमरा है कि जो इसका मुहाफिज है, वो सही के ऊपर लानत है और इंशाअल्लाह उसमें फतह होगा है। अच्छा। और हमारे तस्लीम है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये शहीद मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है और वो अल्लाह के पास है। खालिद साहब, अब कौन रिप्लेस करेगा इस्माइल हानिया को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे वो हमारा एक इंस्टीट्यूशनल उसूल होता है और वो जो कानून है वो उसमें कहते हैं। वी आर ऑब्जर्विंग प्योर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट मूवमेंट के अंदर है और हमें इससे कोई मसला नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला के वो शूरा काउंसिल का इजलास होगा और आगे जो भी शूरा और अराकीन का इंतखाब होगा वही होगा। इस्माइल हो या उमर हो या अली हो या सब इसी राह में है इंशाअल्लाह। खालिद साहब, एक और चीज़ भी है कि ये इसराइल के वज़ीर आज़म अमरीका यात्रा से वापस आए और उसके बाद ये वाक़या हुआ। आपको लगता है ये जितनी बड़ी असैसिनेशन है, जितना बड़ा टारगेट किया गया है, ये अमरीका इससे लाइल्म रहा होगा इस हमले से पहले? अनफॉर्चुनेटली है कि अमेरिका आज तक जो इसके 10 महीना के ऊपर ही कहूँगा कि पहले भी ऐसे ही थे, मगर 10 स्पेशली इस 10 महीनों के ऊपर है, 8 अक्टूबर से लेकर आज तक अनफॉर्चुनेटली के एक एक्सपोज पोजीशन है और स्टैंड है जो इसराइल को कवर करते हैं, खा के डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, कि इन्होंने इसराइल को साथ दिया है, बचत दे दिया है, असलहा दे दिया है, पर इल्ज़ा के कि वो हमारा बच्चों को और आवाम के खून करने में वो शरीक है और बल्कि कि वो हमें ना धोखा दे ना हमें मुनाफिकत को करें। ये जो ज़बानी तौर पे है कि सीज़ फायर के बारे में बात होती है, पता चला है कि ये सिर्फ और सिर्फ है और इंटरनेशनल यूज़ है, अदरवाइज के मैदान में है, ये बिल्कुल इसराइल का शरीक है। और जो सीज फायर के लिए नेगोशिएशन हो रहे थे, आप समझते हैं कि वो अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो नए सिरे से अब डिज़ाइन किए जाएंगे, ड्राफ्ट किए जाएंगे, या ये मामला अब उसी तरह से सिलसिला आगे चलेगा जैसे बिहाइंड द सीन ये सिलसिला चलता रहेगा, या आप समझते हैं इसमें कुछ चेंजेस होंगे आफ्टर द असैसिनेशन? देखिए, जब से कि मीडिएटर्स ने इस मसला को शुरू कर दिया सीज फायर की वजह से, हम
पॉजिटिव अंदाज और पॉजिटिव एटीट्यूड को शो किया है। और दूसरा तरफ से दुश्मन की तरफ से डेली मैसेकर्स है, डेली कत्लेआम होता है और आगे खींचते जाते हैं। और असली बात ये होता है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया है, असली चेहरा है इसराइल का पता चलता है कि जी वो सीज फायर को नहीं करना बल्कि जेनोसाइड को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये वाकई कि दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऑफिशियल स्टेट्स अरब हो, मुसलमान हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये मॉरल्स है और वैल्यूज है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कन्वेंशन बनाया गया है ह्यूमन राइट्स के लिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए, वरना हम जंगल के लॉ में चला जाएंगे और ये पूरे इंसानियत का सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और ये कौन है कर रहे हैं? ये इसराइल है और अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन चिराग सब्ज के साथ ये सिक्योरिटी थ्रेट पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो खालिद साहब एक और चीज भी बताइएगा कि ये वाकया, इसके अंदर हम इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत पर बहुत जोर दे रहे हैं कि एक तो अरब ममालिक में इत्तेहाद और इत्तफाक होना चाहिए ताकि मिलकर एक खतरे से निपटा जा सके, भले वो सियासी अंदाज में हो या सिफारती अंदाज में या फिर फौजी एतबार से। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ़लस्तीनी क़यादत है, आपको लगता है कि इस वाक़े पर या इससे पहले भी जो फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है, जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है या मगरबी किनारे पर जो सूरत हाल है, फ़लस्तीनी आपस में मुत्तहिद हैं इस तमाम तर सूरत हाल में सियासी एतबार से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तूफान अक्सा का एक बहुत बड़ी करामत है कि फ़लस्तीनियों के दरमियान में यूनिटी पैदा हुआ है। अब दूर है कि मतलब ये पॉलिटिकल एफिलिएशन है और पार्टिजान की बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब है कि तूफान के साथ है और सब के सब है दुश्मन के खिलाफ है। और अब ज़ाहिर है अब मज़ीद तो इसकी तहकीकात होंगी, लेकिन हमास अब सारी सूरत हाल में ये भी कहा जाता है कि इसराइल समझता था इस्माइल हानिया जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ उसके पीछे वो एक कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, तो अपने तौर पर इसराइल ने अपना बदला ले लिया है। आप समझते हैं ये मामला जो फ़लस्तीन में गज़ा में जिस वक्त सूरत हाल जारी है वो एस्केलेट होगी या डिफ्यूज होने की तरफ मामला जाएगा इसराइल की तरफ से? देखिए हम जो मुजाहिदीन है और तहरीक मुजाहमत है, पर्सनल काम को कोई नहीं लेते हैं। हम एक आज़ादी के जंग लड़ रहे हैं, हम इज्जत और सरबुलंदी के स्ट्रगल कर रहे हैं, लिजा के ये मैदान जंग में शहादतें होंगे, कुर्बानियां होंगे, लेकिन आखिर में फतह होगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से वो फिलिस्तीनियों को मदद और मजीद आएगा है। ऑफिशियल स्टैंड, डिप्लोमेटिक स्टैंड है, इवन मिलिट्री स्टैंड है, क्योंकि अभी कोई ऐसा रेड लाइन नहीं रहा जो इसराइल ने इसको कबूल नहीं किया। किसी के लिए बहाना नहीं होना चाहिए कि ये इसराइल का और ये 2 स्टेट सोल्यूशन है और ये पता नहीं क्या डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सोल्यूशन। इसराइल सिर्फ और सिर्फ जंग की जबान समझता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान हमास खालिद क़दूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे।